भारत में गांधी जी की राजनीतिक सक्रियता में हम लोगों ने सबसे पहली जो उनकी राजनीतिक सक्रियता थी चंपारण सत्याग्रह, वो हमने देखा। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि मार्च 1918 में हुआ था। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ठीक है, ओवरऑल, मैं साउथ अफ्रीका इंडिया की बात नहीं हो रही, ओवरऑल गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान ही किया। ये मुद्दा क्या था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल वर्कर्स एंड ओनर्स ओवर इशू ऑफ प्लेग बोनस। अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर थे, वहां पर अहमदाबाद में जब प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, उस समय जो अहमदाबाद गुजरात है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। तो बॉम्बे में उस समय जब प्लेग फैला हुआ था तो वहां के मजदूरों को बोनस दिया जाता था प्लेग बीमारी से बचने के लिए। कुछ उनकी जो बेसिक बेच होता था उससे कुछ ऊपर दिया जाता था बोनस के रूप में। लेकिन जब प्लेग की बीमारी खत्म हुई तो वो बोनस जो है उनको मिलना बंद हो गया। लेकिन जो वर्कर्स थे वो ये मान रहे थे कि भले ही प्लेग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी उसके लिए जो नेसेसरी बचाव है और साथ में महंगाई भी बढ़ी हुई है, अतः बोनस के रूप में जो राशि हमको दी जा रही थी वो हमको मिलती रहनी चाहिए। और वर्कर्स ने डिमांड किया कि हमको 35% प्लेग बोनस के रूप में मिलते रहना चाहिए। अब इस बात को लेकर के जो मजदूर थे और जो मिल के मालिक थे उनमें जंग छिड़ गई एक प्रकार से। मजदूर जो थे वो मांग रहे थे 35% बोनस, और जो वो कह रहे थे मालिक कि अब हम नहीं देंगे, प्लेग खत्म हो चुका है। तो ये मुद्दा था। इस मुद्दा में जब गांधी जी आगे आए तो गांधी जी ने इस मुद्दे को अल्टीमेटली सुलझाया, और गांधी जी की एंट्री के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, एक न्यायाधिकरण का गठन किया, और उसको ये मुद्दा सौंपा और उसको कहा गया कि आप ये इसका डिसीजन कीजिए। और ट्रिब्यूनल का में एक मेंबर गांधी जी को भी खुद बनाया गया था। अल्टीमेटली उस ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया कि न तो प्लेग बोनस पूरी तरीके से बंद किया जाए और ना ही 35% दिया जाए, बल्कि 20% जो है प्लेग बोनस इनको मिलते रहना चाहिए। तो 20% पे एग्री हो गए, मजदूर भी एग्री हो गए और मालिक भी एग्री हो गए। कमिटी ने अपना, वो ट्रिब्यूनल ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। इसमें भी गांधी जी की बड़ी विजय हुई, और गांधी जी को इस आंदोलन में साथ देने के लिए गुजरात के महत्वपूर्ण व्यक्ति अंबालाल साराभाई और उनकी सिस्टर, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, उन्होंने इनकी मदद किया था। इसके अलावा अनसुईया बेन नामक की एक महिला ने भी गांधी जी को इस आंदोलन में मदद किया था। तो ये था अहमदाबाद सत्याग्रह। तो चंपारण में गांधी जी की विजय हुई, अहमदाबाद में भी गांधी जी की विजय हुई। तीसरा महत्वपूर्ण सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गुजरात में खेड़ा नामक जगह है, वहां सितंबर 1918 को यह सत्याग्रह गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह गांधी जी द्वारा भारत में पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, पहला असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा। ठीक है, इस आंदोलन में गांधी जी को मदद देने वाले लोग थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी उनको सरदार की उपाधि नहीं मिली थी, अभी वो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, लेकिन एज यूजुअल हम लोग सरदार पटेल ही उनको बोलेंगे। इंदुलाल याग्निक, विठल भाई पटेल, इसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मदन मोहन मालवीय की जो सोसाइटी थी, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मदद किया। और एक गुजरात सभा नामक एक संगठन थी, उन्होंने भी गांधी जी को इस आंदोलन में मदद किया। मुद्दा क्या था? टैक्स पार्डनिंग टू द पीजेंट्स ड्यू टू फेमाइन। अकाल के कारण वहां के जो किसान थे वो अपना जो टैक्स है उसको माफी की बात वो कर रहे थे, लेकिन सरकार इस बात को मान नहीं रही थी। ठीक है, अल्टीमेटली जब गांधी जी ने उसमें एंट्री किया और इन सारे लोगों की मदद से जब वहां पर एक आंदोलन चला, सहयोग आंदोलन चला, तो 4 महीने के अंदर ये रिजल्ट आ गया और सरकार को झुकना पड़ा गांधी जी और उनके सारे सहयोगियों के सामने। और टैक्स पार्डनिंग जो है वो 2 वर्ष के लिए जो टैक्स है उसको सस्पेंड कर दिया गया। टैक्स को माफ नहीं किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। यानी 2 साल तक आपसे टैक्स कोई मांगेगा नहीं, और जैसे ही 2 साल खत्म हो जाएंगे आप टैक्स दे देना। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स रिड्यूस्ड, और जो कर बढ़ा दिया गया था उस कर को भी माफ कर दिया गया था, मतलब कम कर दिया गया था कर को घटा कर। ठीक है, कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी रिटर्न, सरकार ने क्या किया था कि जो किसान टैक्स वगैरह नहीं दे रहे थे उनकी जमीन वगैरह हड़प ली गई थी, तो जिनकी जमीन इत्यादि हड़प ली गई थी उनको उनकी जमीन इत्यादि भी वापस कर दिया गया। टैक्स की मात्रा में कमी कर दी गई और 2 साल के लिए टैक्स को टाल दिया गया। यहां भी गांधी जी की बहुत बड़ी विजय है। तो ये 3 बड़े आंदोलन थे गांधी जी के, और इन तीनों आंदोलनों ने गांधी जी को एक बहुत लोकप्रिय नेता भारत में बना दिया। ठीक है, तो गांधी इज गेन फ्रॉम 3 मूवमेंट। गांधी जी ने ऊपर के जो 3 आंदोलन किए उससे गांधी जी को क्या प्राप्त हुआ? नंबर 1, गांधी इमर्ज एज अ कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक लीडर इसलिए
कि इसके पहले भारत में कई बड़े बड़े विद्रोह हो चुके हैं। 1857 का विद्रोह हो चुका है, उसके बाद भी कई सैनिक विद्रोह, कई किसान विद्रोह होते रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार कभी झुकी नहीं है। लेकिन गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ना विद्रोह किया, ना हिंसा किया, ना बंदूक, ना गोली, ना किसी की मार, ना कुछ भी नहीं। और इसके बाद गांधी जी को तीनों आंदोलनों में सफलता मिली, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब ब्रिटिश सरकार भारतीय आंदोलन के खिलाफ झुक रही है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को लगा कि यार ये तो बड़े करिश्माई नेता है, ये ना लड़ाई की बात करते, ना झगड़ा की बात करते, ना गोली मारो की बात करते, और इसके बावजूद उनको सफलता मिलती है। तो एक करिश्माई नेता के रूप में गांधी जी उभर करके सामने आए। He demonstrated the techniques of सत्याग्रह। ये जो सत्याग्रह के अपने सिद्धांत की बात करते तो लोग इनका हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन तीनों आंदोलनों में उन्होंने अपने सत्याग्रह की ताकत जो है लोगों को दिखा दी। और खुद कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये टाइप के लोग, ये गांधी को बड़ा महत्व नहीं देते थे। लेकिन जब गांधी जी ने इन 3 आंदोलनों में सफलता प्राप्त की तो कांग्रेस में भी गांधी जी का मान सम्मान और पूरे भारत में गांधी जी को एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में माना जाने लगा। गांधी अंडरस्टूड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मासेस। गांधी ने खुद भी भारत में पहली बार कोई आंदोलन किया था, तो भारत की जनता जो गांधी के साथ थी आंदोलनों में, उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या कमजोरी है, गांधी को समझने में मदद मिली, ताकि जब इनको समझ सकेंगे तो आगे फिर जो बड़े आंदोलन गांधी जी स्टार्ट करेंगे उनमें यह अनुभव गांधी जी के बहुत काम आएगा। एक्वायर्ड रिस्पेक्ट एंड लीडरशिप विद इन द कांग्रेस के भीतर गांधी जी को सम्मान भी मिला, और 1920 में कांग्रेस का एकमात्र और प्रमुख जो नेता है कांग्रेस का, वो गांधी जी को बना दिया गया, और सारे नेता गांधी जी के अंडर आकर के काम करने को तैयार हुए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां गांधी की इन 3 आंदोलनों से प्राप्त हुई। अगला हमारा जो टॉपिक है द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जिसको बहुत संक्षेप में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 में ये एक्ट आया था, 18 मार्च 1919 को। ये क्या कानून था, क्या नियम था, इसको देखते हैं। ठीक है, पास्ड फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से नहीं बना था, ठीक है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत के में जो विधानसभा बन रही थी उसको भी कुछ कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। तो इंडिया की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बना हुआ था। 18 मार्च 1919 को यह कानून पारित हुआ इन द वेक ऑफ थ्रेट फ्रॉम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और ये कानून लाने के पीछे कारण था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं उनको दबाना, उनको रोकना, और उनसे डरे भी हुए थे अंग्रेज लोग। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए कानून लाया गया था। इट एम्पावर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस कानून ने पुलिस और सेना को असीमित शक्ति दे दी। वो शक्ति क्या थी कि किसी भी व्यक्ति को इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित काल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, हम लोग क्वालिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक जगह ले जाकर के बंद कर देना, अपराध होने से पहले किसी व्यक्ति को, अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में ले जाकर के डाल देना, इस घटना को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। माने अपराध होने से पहले ही रोकना, अपराध को नहीं होने देना, ये कहना था प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो किसी भी भारतीय व्यक्ति पर शक होने के आधार पर पुलिस को यह अधिकार था कि बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना उसको कोई जानकारी दिए हुए, उसको आप ले जाकर के प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। ठीक है, विदाउट वारंट, ना तो उसको कोई वारंट इशू होगा, ना उसकी कोई सुनवाई होगी, कोई ट्रायल नहीं होगा, ना कोई जूरी होगी, ना वकील होगा, ना दलील होगा, ना अपील होगा। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहा गया था ना दलील, ना अपील, ना वकील। कम से कम जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको बताया तो जाता है कि क्यों किया जाता है, तुम्हारे खिलाफ हमको क्या सबूत मिले हैं। यहां पर इस कानून में उस व्यक्ति को कुछ भी बताए जाने की जरूरत नहीं है, क्यों किया गया है, कब तक करेंगे, तुम्हारे खिलाफ क्या सबूत है, तुम्हारे खिलाफ वारंट है या नहीं है, कोई भी बात बताने और जानने की नहीं थी। न उस व्यक्ति से दलील सुना जाएगा कि मान लो मैं वहां खड़ा भी था तो क्यों खड़ा था, मुझ पर आपने शक किया है तो सब गलत है या सही है, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। आपको कोई वकील करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आगे कहीं अपील करने का भी अवसर इसमें नहीं मिला जाता। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहा जाता है न दलील, न वकील, न अपील वाला कानून था ये। और ये इतना क्रूअल कानून था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसका पूरा जीवन बर्बाद किया जा सकता था। ठीक है, अब वो चाहे बाद में निरपराध निकल जाए, लेकिन समाज में तो उसकी छवि यही होगी कि इसको साल, 1.5 साल, 2 साल जेल में रखा गया था। ठीक है, इसलिए इसको काला कानून जो है वो भारतीयों द्वारा कहा गया था। ठीक है, अब पहले इसमें था इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। बाद में जब विद्रोह भारत में इसका विरोध किया गया तो इसको 2 साल कर दिया गया था। ठीक है, ओके, ये जो कानून लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिडनी रॉलेट कमिटी।
कमेटी बनाई थी ब्रिटिश सरकार ने। भारत में जब पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय भारत में क्रांतिकारी घटनाएं भी बढ़ रही थी। तो एक कमेटी बनाया था भारत की ब्रिटिश सरकार ने, जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नाम पर पड़ा इसका रॉलेट एक्ट, क्योंकि उन्हीं के सिफारिश से ये कानून आया था। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है, इनको रोकने के लिए कौन सा नया कानून बनाना चाहिए, आप इसकी सिफारिश कीजिए। तो इन्होंने जो सिफारिश किया वैसा कानून बना दिया गया। ठीक है, इट ब्रॉट गांधी टू मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके पहले गांधी ने 3 आंदोलन तो किए थे, लेकिन वो क्षेत्रीय लेवल के थे, राष्ट्रीय लेवल का वो आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो पहली बार रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उतरे। तो रॉलेट एक्ट नहीं आता तो गांधी शायद अभी नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, गांधी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट इट। और गांधी के ने जब एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेना शुरू किया रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, तो उन्होंने भारत के सभी लोगों से इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने का आह्वान किया। ठीक है, स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन प्रेस, इस कानून के माध्यम से प्रेस पर भी बड़े कठोर कानून लगाए गए। ठीक है, जूरी लेस इन कैमरा ट्रायल्स, सुनवाई एक तो होती नहीं थी, और यदि होती थी तो कैमरे में कैद होता था सारा ट्रायल्स, लेकिन उसमें जूरी नहीं होती थी। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन रिलीज, यदि किसी व्यक्ति को रिलीज कर भी दिया जाता था 6 महीने साल भर के अंदर, ठीक है, तो उससे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती थी। एंड नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनी मैटर, और किसी भी विषय पर उस व्यक्ति को, पॉलिटिकल मैटर हो, सोशल मैटर हो, इकोनॉमिक मैटर हो, एजुकेशनल मैटर हो, किसी भी मैटर में उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की मनाही कर दी जाती थी। ठीक है, इनॉर्मस पावर टू पुलिस टू सर्च अ प्लेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी वारंट, पुलिस को असीमित शक्ति दे दी गई थी, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर वो गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के, किसी भी घर की तलाशी ले जा सकते थे बिना वारंट के। ठीक है, मदन मोहन मालवीय एंड मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइन्ड फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून का विरोध करने के लिए अपनी अपनी सीट से, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग एमपी थे, वहां से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 6 अप्रैल को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल का आह्वान किया, और गांधी जी द्वारा भारत में यह पहली बार हड़ताल का प्रयोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने में किया गया था। ठीक है, प्रोटेस्ट मूवमेंट इन पंजाब, पंजाब में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, सब जगह भारत में इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, पंजाब की खास बात यहां पर है, पंजाब में भी लोग विरोध कर रहे थे। 10 अप्रैल की घटना है जिसमें उनके 2 महत्वपूर्ण नेता थे पंजाब के, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू, ये 2 महत्वपूर्ण नेता पंजाब के। ये भी पंजाब में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तारीख आ गई थी 13 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को जो है, 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट इसलिए कर लिया क्योंकि रॉलेट एक्ट लगा हुआ था, और रॉलेट एक्ट एक मार्शल कानून था। ठीक है, मार्शल लॉ लग जाता है ना, जैसे जिसमें सेना के पास ताकत आ जाती है, तो मार्शल लॉ लगा हुआ था रॉलेट एक्ट के अंडर, और इसमें किसी भी जगह पर लोगों की मीटिंग वगैरह करना प्रतिबंधित था। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी थी, और पंजाब के लोग अपने नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग नामक एक जगह है अमृतसर में, वहां इकट्ठे हुए। जब ये खबर जनरल डायर को पहुंची, तो जनरल डायर को लगा कि ये हमारे कानून का उल्लंघन है, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ है, मीटिंग करना मनाही है। वो अपने 50 सिपाहियों को लेकर के उस जगह पर गए, और उन्होंने अंधाधुंध लोगों को, जो सैनिक लाए थे साथ में, उनको फायरिंग करने का आदेश दे दिया गया। और इस अंधाधुंध फायरिंग में जो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ, उसको बाद में अमृतसर हत्याकांड, अमृतसर मैस्कैरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह अमृतसर हत्याकांड क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो रॉलेट एक्ट का भारत में जगह जगह विरोध हुआ, पंजाब में विशेष करके हुआ। अल्टीमेटली कांग्रेस ने जो सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी के नेतृत्व में, और जगह जगह जो विरोध हो रहे थे, उसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और रॉलेट एक्ट को अल्टीमेटली मार्च 1922 में खत्म करना पड़ा। और केवल रॉलेट एक्ट ही नहीं, बल्कि 23 और ऐसे कानून थे जो भारत के क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, भारत की प्रेस व्यवस्था के खिलाफ थे। तो रॉलेट एक्ट समेत 24 कानूनों को 22 अप्रैल मार्च 1922 में समाप्त कर दिया गया। तो ये पूरा एपिसोड जो है वो रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो घटना हुई
ठीक है, एक दो नोट हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इट वाज अ मार्शल लॉ अप टू एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये एक मार्शल लॉ था, रॉलेट एक्ट, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने तक के लिए लगाया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान पूरा के पूरा भारत पे आ जाएगा। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा ध्यान प्रथम विश्व युद्ध में था, इसलिए क्रांतिकारी घटनाएं न हो, इसलिए ये कानून लाया गया था। ठीक है, लेकिन जो भारत में जगह जगह इसका विरोध हुआ, उसके कारण इसको जो है ये थोड़ा लंबा खिंच गया और सरकार ने भी इसको लंबा खींचा और 22 में जाकर के फिर ये कानून खत्म हुआ। सत्यार्थ सभा, एक पंजाब में एक सभा बनाई गई थी, खास करके ये सभा रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी बनाई गई थी। तो सत्यार्थ सभा, होम रूल लीग, पैन इस्लामिक ग्रुप, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, अब आते हैं जलियांवाला बाग या अमृतसर का मैस्कैरे हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का दिन था 1919 में। लोग पंजाब के नेता सैफुद्दीन किचलू का विरोध करने के अरेस्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग नामक जगह पर इकट्ठे हुए थे और साथ में बैसाखी भी सेलिब्रेट करना था। ये दो काम थे। ठीक है, उस समय एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, जिसको सिंपल हम लोग जनरल डायर कहते हैं, ये वहां पर थे। इन्होंने अपने ट्रूप्स को, जो ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप्स थे, और इस ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप्स में 50 जवान थे, जिनमें गुरखा, सिख और सिंध बटालियन के 50 जवान थे। इनको लेकर के जनरल डायर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया। ठीक है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल डाटा है कि 379 लोग मारे गए थे और 1100 इंजर्ड हुए थे। ठीक है, यानी लगभग वहां 2000 लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ तो बच के भाग निकले थे, कुछ कुएं में कूद गए थे। ठीक है, कुछ दीवार फांद करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और एकमात्र उसका गेट था जहां से हम इंटर करते थे और बाहर जाते थे, उसको जनरल डायर ने बंद करवा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन कांग्रेस और बाकी जो हमारे राष्ट्रवादी नेता, उनका मानना 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर काफी दबाव पड़ा। यह हत्याकांड के चलते कांग्रेस ने भी काफी रिएक्शनरी अप्रोच अपनाया और भारत और पंजाब में जगह जगह इसका विरोध हुआ। तो ब्रिटिश सरकार इस विरोध के कारण एक हंटर कमीशन का गठन करती है, जिसको ये काम दिया जाता है कि आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि ये जो हत्याकांड है ये क्यों हुआ, इसमें जनरल डायर की क्या गलती है। ठीक है, ये तमाम बातें जांच करने के लिए। ठीक है, कमीशन ने, चूंकि कमीशन में 3 भारतीय लोग भी थे, 5 लोगों की कमीशन बनी थी। ठीक है, जिसका जो चेयरमैन था वो एक अंग्रेज था, एक और अंग्रेज था और 3 भारतीय लोग थे। तो इस कमीशन ने क्रिटिसाइज डायर, जनरल डायर की उसने आलोचना की कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुलकर के निंदा भी नहीं की। ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, दबे जवान से इस कमीशन ने जनरल डायर को थोड़ा सा दोषी ठहराया कि इसकी गलती है। ठीक है, हाउएवर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नजर में हंटर पाक साहब व्यक्ति थे, जनरल डायर पाक साहब व्यक्ति थे। उनको लंदन में वहां के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके बड़ा सम्मानित किया। फिर उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, माने वहां की जो राज्यसभा है, वहां का मेंबर भी बनाया गया और तमाम मान सम्मान जो है जनरल डायर को दिया गया। रुद्रयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक है, उन्होंने जनरल डायर को सही ठहराया और उन्होंने कहा डायर डिड हिज ड्यूटी, डायर ने अपना कर्तव्य निभाया एज ही सी और इट, जैसा उसने देखा उस हिसाब से उसने एक्शन लिया। माने रुद्रयार्ड किपलिंग साहब की नजर में जनरल डायर ने सही किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था, जो हत्याकांड हुआ था, और उसके विरोध में उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में कांग्रेस ने सत्याग्रह के रूप में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। ब्रिटेन नेवर अपोलोजाइज्ड बट एक्सप्रेस्ड रिग्रेट इन 2019। ब्रिटेन ने आज तक कभी भी इसके लिए क्षमा नहीं मांगा है कि ये गलती से हमसे हो गया था, हमें क्षमा करें। ठीक है, हालांकि पश्चाताप किया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम दोषी हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। 2019 में उन्होंने पब्लिकली रिग्रेट किया है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंडिपेंडेंट कमिटी अंडर मदन मोहन मालवीय। अब हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें तो जनरल डायर को एक तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया गया, तभी जवान से निंदा जरूर की गई
और उसमें जो आंकड़े बताए गए हंटर कमीशन ने कि 379 मारे गए थे और 1100 इंजर्ड हुए थे, कांग्रेस को इसमें भरोसा नहीं था। इसलिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने खुद अपनी एक कमेटी बनाई थी और जिसको ये जांच करने का काम दिया गया था। इस कमेटी ने कहा कि जनरल डायर की सरासर गलती थी और ये इनह्यूमन क्राइम था, एक प्रकार से मर्डर था, ठीक है, क्योंकि लोग वहां शांतिपूर्वक बैठ करके अपना काम कर रहे थे, कोई हो हल्ला प्रदर्शन वगैरह कर नहीं रहे थे। और इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, ऐसा मदन मोहन मालवीय वाली कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए सर शंकरन नायर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय से त्याग पत्र दे दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने इस जलियांवाला बाग विरोध करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि सब मिलकर के हम ये जो अमानवीय हत्याकांड हुआ है इसका हम विरोध करें। ऑन 13 मार्च 1940 ये मामला हालांकि 1919 में तो खत्म हो गया था, लेकिन वहां एक नवयुवक था उधम सिंह, जो बाद में जब जवान हुआ 1940 में उसको जब मौका मिला तो ये लंदन गया और 13 मार्च 1940 को उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम भी डायर था, ठीक है। उस समय माने जब 1919 में ये घटना हुई थी तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर माइकल ओ डायर, ठीक है। तो उधम सिंह को बड़ा गुस्सा था कि हरामखोर वहां का गवर्नर था, इसने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया, उसको बड़ा गुस्सा था इस डायर के खिलाफ। इसलिए ये लंदन गए और वहां काफी दिक्कतों के साथ रहे, होटल में नौकरी किया, फिर बंदूक खरीदा और जाकर के फिर जनरल जो ये जो माइकल डायर है उनको गोली मार दी, ठीक। चलिए यहां तक हो गया जलियांवाला बाग और जलियांवाला बाग के विरोध में क्या क्या किया गया, ये सारी बातें। अब हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, जो कि सितंबर 1919 में शुरू हुआ और 1924 में खत्म हुआ, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या था? अ पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बाय मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के मुसलमानों ने, और ये पैन इस्लामिक माने जहां-जहां मुस्लिम लोग थे, जहां-जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, ये पूरी दुनिया में आंदोलन चला था, उसी का एक हिस्सा था भारत में भी ये आंदोलन चला था, ठीक है। भारत में इस आंदोलन को चलाने वाले जो व्यक्ति थे शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे, इसलिए इनको कॉमनली अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा हजरत मोहानी और अबुल कलाम आजाद इत्यादि लोगों ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में टर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के अपोजिट थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो एलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन था वो जीत गई और सेंट्रल पावर जिसमें टर्की था वो हार गई। तो टर्की को हार के बदले ब्रिटेन की सरकार ने टर्की के साथ एक संधि किया, उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ सेवेरस। इस ट्रीटी में क्या था? इस ट्रीटी में ब्रिटेन और जो एलाइड पावर थे उन्होंने संधि किया था टर्की के साथ और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। यानी खलीफा आज के बाद ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ना कोई धार्मिक व्यक्ति है, यानी खलीफा की जो भी एक हैसियत होती थी, जो भी उसका एक मान सम्मान होता है, वो सारा खत्म कर दिया गया और टर्की को दो हिस्सों में बांट दिया गया। टर्की माने ओटोमन एम्पायर उस समय, ठीक है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, ये 5 इलाकों को मिलाकर के एक अलग हिस्सा बनाया गया और उसको एलाइड पावर माने जो उसमें फ्रांस था और अमेरिका वगैरह थे जो एलाइड पावर, उनको सौंप दिया गया। अब वो अपने हिसाब से इसका शासन प्रशासन करेंगे और जो बाकी हिस्सा बचा उस बाकी हिस्से को ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रख लिया। बाकी हिस्सा जो आज का टर्की है उस हिस्सा को ब्रिटिश सरकार ने रख लिया, ठीक है। इसका पूरे विरोध हुआ पूरे दुनिया में, जहां-जहां इस्लामिक थे, मुसलमान थे, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि खलीफा उनके मान सम्मान का एक प्रतीक था, सर्वोच्च नेता था इस्लाम का, ठीक है। और ऑटोमन एम्पायर पूरी दुनिया के मुसलमानों की श्रद्धा का एक केंद्र था, तो टर्की को भी विभाजित कर दिया, खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया गया। इसलिए जो मुसलमान थे उनकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो बड़ी हर्ट हुई और उन्होंने इसका विरोध पूरी दुनिया में शुरू हुआ। भारत में अली ब्रदर्स और हजरत मोहानी इत्यादि लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन भारत के मुसलमानों को यह साफ दिखाई दे रहा था कि इस समय भारत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जलियांवाला बाग के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपना आंदोलन अलग से छेड़ेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। ठीक तभी लगेगा जब कांग्रेस भी हमारी मदद करे। बिना कांग्रेस के सहयोग से हम इतना बड़ा आंदोलन भारत में शुरू नहीं कर सकते। तो गांधी, तो जो मुसलमान नेता थे अली ब्रदर्स, वो गांधी जी के पास गए। लखनऊ की बात है, लखनऊ में मिलने गए गांधी जी से और गांधी जी से पूछा कि भाई हमें एक खिलाफत आंदोलन चला रहे हैं जिसका उद्देश्य यही है
कि हमारे खलीफा का पद वापस पुनः दिया जाए और खलीफा को कुछ राज्य क्षेत्र भी दिया जाए जिसमें वो अपना शासन कर सके, ये उनकी मांग थी। तो हम इस प्रकार का एक आंदोलन करना चाहते हैं और इसमें हमें आपके समेत माने गांधी समेत पूरे कांग्रेस की मदद की जरूरत है। गांधी जी इसमें एग्री कर गए और गांधी जी कहा ठीक है हम आपका सहयोग करेंगे। अली ब्रदर्स ने इस बात को समझते हुए लखनऊ में ही ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया और उसका अध्यक्ष भी गांधी जी को बनाया और गांधी को ही अध्यक्ष बना करके नेता बना दिया कि आप ही आंदोलन चलाओ और आप ही हमें मार्गदर्शन करो हमें कैसे करना है। ठीक है। द कमिटी पुट फॉरवर्ड फॉलोइंग डिमांड। गांधी की अध्यक्षता में कमेटी ने 2 मांग अंग्रेज सरकार से रखी कि अगर आप ये 2 मांग नहीं मानोगे तो हम खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। पहली मांग थी द कैलिफ मस्ट रिटेन सफिशिएंट टेरिटरीज टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। खलीफा को उसका जो पूरा राज्य क्षेत्र छीन लिया गया है, खलीफा को कुछ राज्य क्षेत्र दिया जाना चाहिए ताकि जो दुनिया भर के इस्लाम है और जिन उनकी जो भावना जुड़ी हुई है उसको रिस्टोर किया जा सके। दूसरा जजीरात उल अरब। जजीरात उल अरब अरब पेनिनसुला के सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन को मिलाकर के जो एरिया बनता है उसको जजीरात उल अरब कहा जाता है। ठीक है। तो ये जजीरात उल अरब का जो इलाका है वो खलीफा को वापस दे देना चाहिए। ये 2 मांग उन्होंने किया और अंग्रेजों ने फिर उसको अस्वीकृत कर दिया तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, माने ऑफिशियली 17 अक्टूबर को खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हो गया और उस दिन पूरे भारत में जगह जगह मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर के खिलाफत दिवस मनाया। 23 नवंबर को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने हेल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नारा दिया, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की जय हो ऐसा नारा दिया गया। ठीक है। अल्टीमेटली पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खिलाफत आंदोलन कमजोर होने लगा और भारत में भी अली बंधुओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और भारत में खिलाफत आंदोलन की जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो समाप्त हो गई। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट इन टर्की। खुद टर्की में खिलाफत आंदोलन का क्या हाल था, तो पहले आपको समझना है कि जब तक प्रथम विश्व युद्ध का रिजल्ट नहीं आया था, टर्की का विभाजन नहीं हुआ था, तो जो टर्की में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था वो था खलीफा, कैलिफ जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये कैलिफ ही टर्की के सुल्तान को अपॉइंट करता था। कौन सुल्तान बनेगा कौन नहीं बनेगा ये खलीफा ही उसको अपॉइंट करता था। यानी वहां पर एक मोनार्की सिस्टम था जिसमें पॉलिटिकल मैटर देखने के लिए सुल्तान होता था और इस्लामिक रिलीजियस मैटर देखने के लिए खलीफा होता था। ठीक है। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ सेवरेस हो गया और टर्की का विभाजन हो गया, जिसमें से आज वाला जो टर्की है वो ब्रिटेन के हाथ में आया, तो आज वाले टर्की में कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किया हुआ था। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कमाल पाशा, और कमाल पाशा ने टर्की में इस बात का स्वागत किया कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो खुद चाह रहे थे कि अब टर्की में भी पूरी दुनिया की तरह रिपब्लिक होना चाहिए, मोनार्की को खत्म किया जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर के मुस्तफा कमाल पाशा टर्किश नेशनल मूवमेंट चलाना शुरू किया था 1919 में, और 1924 में उसको अल्टीमेटली सफलता मिली और टर्की एक मोनार्की से रिपब्लिक कंट्री बन गया। हालांकि वो था ब्रिटिश के कंट्रोल में, ठीक है, लेकिन ऑटोनॉमी उसको ब्रिटेन ने जो है प्रदान की थी। और जब 1924 में रिपब्लिक बन गया टर्की, तो खलीफा का पद अपने आप समाप्त हो गया। और जब खलीफा का पद टर्की में ही समाप्त हो गया तो फिर दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे वो अपने आप ठंडा पड़ गया। और भारत में भी खलीफा का जो प्रश्न है कि खलीफा को वापस उसका पद दिया जाए, वो प्रश्न अपने आप खत्म हो गया। इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब एक नोट है, मुस्तफा कमाल पाशा MKP, ठीक है, यह इनका दूसरा नाम था कमाल अतातुर्क। ये वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किए हुए पढ़े लिखे आधुनिक व्यक्ति थे और इन्हीं ने टर्की नेशनल मूवमेंट चला करके एक रिपब्लिक बनाया था टर्की को, इसलिए इनको फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की कहते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में जब आंदोलन सफल हुआ तो ये पहले राष्ट्रपति भी बने टर्की के 1923 से लेकर 1938 तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाफत आंदोलन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक रिलीजियस मूवमेंट था, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। ठीक है, तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।